हेलो स्टूडेंट्स, आपका अविनाश सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर फर्स्ट ऑफ साइंस सेकंड 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, कैन यू रिकॉल? पिछले साल आपने जो कुछ भी सीखा है उसमें से थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। चलिए याद करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ द सेल्यूलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरीज हेरिडेटरी कैरेक्टर्स? सेल्यूलर न्यूक्लियस में से कौन से कंपोनेंट्स जो है वो हेरिडेटरी कैरेक्टर्स ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को? कौन से हैं? तो क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी? अपने माता पिता से संतान को जो फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते हैं उसको। थर्ड पॉइंट, which are the two components the DNA of DNA molecule? DNA molecule किन चीजों से बनता है? DNA का लॉन्ग फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो कौन से चीजों से बनता है? डीऑक्सीराइबो शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसिस, इनसे DNA बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी एंड हेरिडेटरी चेंजेस, you know that here there heredity, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है। you know that heredity, यहाँ स्पेस नहीं होनी चाहिए। heredity is the transfer of biological characters from one generation to another via genes. Johann Gregor Mendel is pioneer of the modern genetics. Around the period of 1886, it took a long time for him to understand the conclusions of his research about heredity. जोहान ग्रेगर मेंडल ने उसके बारे में बताया है, स्टार्टिंग की है उसने जेनेटिक्स की। इन 1901 द रीजंस बिहाइंड द सडन चेंजेस वेर अंडरस्टूड ड्यू टू द म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ ह्यूगो डे राइस। ह्यूगो डे राइस ने म्यूटेशनल थ्योरी रखी थी 1901 में। मीनवाइल इन 1902 वॉल्टर एंड सटन ऑब्जर्व्ड द पेयर्ड क्रोमोसोम्स इन द सेल्स ऑफ ग्रासहॉपर। Until then it was not known to anyone. ग्रासहॉपर के सेल्स में, ग्रासहॉपर म्हणजे नाकतोड़ा, उसके सेल्स में पेयर्ड क्रोमोसोम्स देखे गए थे। तब तक किसी को पता नहीं था उसके बारे में। रिसर्च स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल व्हेन इट प्रूव्ड दैट जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम्स, थ्रू विच 1944 ट्रियो ऑफ साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट मिलकर, कौन से? ऑसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी एंड कॉलिन मैकलियोड, प्रूव्ड दैट एक्सेप्ट वायरसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल के तौर पर, एक्सेप्ट वायरसेस, वायरसेस में नहीं होता। इन 1961 द फ्रेंच जेनेटिसिस्ट फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनार्ड proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cells. It helped to uncover the genetic codes hidden in DNA. Thereby the technique of recombinant DNA technology emerged, which has vast scope in the field of genetic engineering. नई फील्ड डेवलप हुई recombinant DNA नाम की, recombinant DNA। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस इंट्रोडक्शन है, इसलिए एक्सप्लेन करने जैसा कुछ खास है नहीं। द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड। देखिए, हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स भी बनाए गए हैं जेनेटिक्स के टेक्नोलॉजी से। जैसे लूथर बर्बैंक नाम के एक साइंटिस्ट ने पोमैटो नाम का एक
हाइब्रिड प्लांट बनाया था, पोटैटो और टोमेटो के मिक्स प्रॉपर्टीज, उसका हाइब्रिड करके नया प्लांट बनाया था। उस फ्रूट्स में दोनों प्रॉपर्टीज थी, पोटैटो की भी प्रॉपर्टीज थी और टोमेटो की भी प्रॉपर्टीज थी, अपीयरेंस वगैरह दोनों का मिक्स जैसा होता है वैसे बनाया गया था। अभी देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए। देखिए इसका जवाब पाने के लिए आपको पिछले साल की बुक को रेफर करना पड़ेगा। देखिए अभी पुराने बुक्स फेंकने नहीं है क्योंकि वो आपको काम में आने वाले हैं। 9th के बुक्स फेंकिए मत, ठीक है। पेज नंबर 9th के साइंस बुक में पेज नंबर 183 पर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया गया है। देखिए ये पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, रेल्स ऑफ द डीएनए मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। देखिए ये ऐसे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है ये डीएनए, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और आरएनए जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड ऐसे होता है। 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए मतलब टीआरएनए। राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए का काम देखिए, द मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए विच इज कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम ऑर्गेनेल इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोमल आरएनए करते हैं। मैसेंजर आरएनए क्या करते हैं? द आरएनए मॉलिक्यूल दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस from genes, that is DNA chain in the cell nucleus to ribosomes in the cytoplasm which produce the proteins is called messenger RNA। देखिए डीएनए की मदद से जो मैसेज कैरी किया जाता है वो राइबोसोम्स तक लाया जाता है मैसेंजर आरएनए द्वारा। ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए, द आरएनए मॉलिक्यूल विच अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ द एमआरएनए कैरीज द अमीनो एसिड्स अप टू द राइबोसोम्स इज कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए, उसे कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी 10th को आते हैं। विद द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। डीएनए की मदद से आरएनए क्या करते हैं? सेल के फंक्शनिंग में काम करते हैं। अभी सेल तो बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट होता है। तो अल्टीमेटली सेल का फंक्शन कैसे होता है वो डीएनए कंट्रोल करता है, मतलब हमारे बॉडी का भी फंक्शन जो है इनडायरेक्टली डीएनए ही कंट्रोल करता है। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन्स एज पर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर बॉडी। These proteins are synthesized by DNA through the RNA. This is called as central dogma. देखिए आरएनए की जो डीएनए जो है वो आरएनए जो है वो डीएनए की मदद से प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। mRNA इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन आरएनए। एमआरएनए देखिए कैसे होता है, इसके न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस होता है डीएनए पर उसके अनुसार वही प्रिंट होते हैं एमआरएनए पर। ठीक है, वही प्रिंट हो जाते हैं, जैसे स्टैम्प होता है ना वैसे। ओनली वन ऑफ द 2 strands ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। एक ही स्ट्रैंड डीएनए, देखिए डीएनए जो है वो अनवाइंड होता है प्रोटीन सिंथेसिस के दरमियान। एमआरएनए पर प्रिंटिंग करने के दरमियान डीएनए के 2 strands जो होते हैं वो एक दूसरे से अनवाइंड होते हैं, सेपरेट होते हैं, और वो जो है टाइप किए जाते हैं एमआरएनए पर एक तरीके से मैसेज। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए being produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis। डीएनए पर जो मैसेज होता है उसके अनुसार ही उसके कॉम्प्लीमेंट्री ही मैसेज उस आरएनए पर एमआरएनए पर टाइप किया जाता है। Besides there is uracil in RNA instead of thymine of DNA। This process of RNA synthesis is called transcription। ये जो टाइपिंग होती है, ये जो प्रिंटिंग होती है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एमआरएनए, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, देखिए ये डीएनए के स्ट्रैंड्स है, ये अनवाइंड हो चुके हैं
और ये mRNA बनता जा रहा है, ऐसे इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोटीन्स है इसके ऊपर प्रिंट होते जा रहे हैं, ठीक है, और वो mRNA बनता जा रहा है, ऐसे प्रिंट होते जा रहे हैं, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। द mRNA फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। ये mRNA जो बनता है वो न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा बाहर आता है न्यूक्लियस से और साइटोप्लाज्म में आ जाता है। इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम DNA। द मैसेज कंटेन्स द कोड्स फॉर अमीनो एसिड्स। मैसेज में कोड होता है, कौन से सीक्वेंस से क्या अमीनो एसिड्स बनाने हैं उसका। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक ग्रुप होता है। Dr. Hargobind Khurana, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triplet codons for 20 amino acids। 20 अमीनो एसिड्स के ट्रिपलेट कोडॉन्स को अनलॉक करने के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने इसकी इन्वेंशन किया है, डिस्कवरी की है। फॉर दिस वर्क ही हैज बीन अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज इन 1968 along with the 2 other scientists। Each mRNA is made up of thousands of triplet codons। हर एक mRNA जो होता है वो हजारों ट्रिपलेट कोडॉन से बना हुआ होता है, जिसमें हजारों अल्टीमेटली न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं, अमीनो एसिड्स। एज पर द मैसेज ऑन mRNA, अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द tRNA। tRNA द्वारा अमीनो एसिड सप्लाई किए जाते हैं। mRNA पर जो मैसेज होता है टाइप किया हुआ है या प्रिंटेड, उसके अनुसार देखिए ये tRNA ला रहे एक एक अमीनो एसिड। इसके मैसेज रीड करने के बाद देखिए ये अमीनो एसिड्स है, ये गोले नीले। Each mRNA is made up of thousands of triplet codons। As per the message on mRNA, amino acids are supplied by the tRNA। For this purpose, tRNA has anticodon having complementary sequence to the codon on mRNA। This is called as translation। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। mRNA को रीड करके tRNA उसके अनुसार जो अमीनो एसिड्स लाते हैं उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। द अमीनो एसिड्स ब्रॉट इन बाय tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड कंपाउंड्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ rRNA। The amino acids brought in by tRNA are bonded together by peptide bonds। पेप्टाइड जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स के कंपाउंड्स होते हैं। With the help of rRNA, during this process, the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to other end by the distance of one triplet codon। उस रस्सी पर, mRNA की रस्सी पर राइबोसोम जो है वो धीरे धीरे उस रस्सी के कोडॉन्स को पढ़ने के लिए उसके ऊपर से धीरे धीरे मूव होते रहता है। इसकी प्रोसीजर आपको ठीक से समझने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक शेयर किया है, वो आप देख सकते हैं, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द mRNA टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। These proteins control various functions in the body of living organisms and their appearance too। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन्स जो होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स के, वो बनाने के लिए ट्रांसलोकेशन की मदद से बनाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स ड्यू टू जीन्स ओनली एंड सम ऑफ दोज जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस। कुछ जीन्स जो होते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी जो प्रॉपर्टीज होती है वो अपनी पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी को जीन्स द्वारा ट्रांसफर करते हैं, और कुछ जीन्स जो होते हैं वो जैसे के वैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, जैसे है वैसे। ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग। हाउएवर समटाइम्स सडन चेंजेस ऑकर इन दोज जीन्स, उसे कहते हैं म्यूटेशन। Sometimes any nucleotide of the gene changes its position that causes a minor change which is nothing but the mutation। Mutation कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी निगेटिव हो सकता है, कभी नुकसान हो सकते हैं, कभी फायदे भी हो सकते हैं। इवोल्यूशन के दौरान म्यूटेशन के कई ज़्यादा फायदे भी हो चुके हैं कई सारे ऑर्गेनिजम्स को। देखिए ये है म्यूटेशन, एक जीन बदल कर उसकी जगह पर दूसरे आ गए जीन,
उसमें बदलाव आ गया। देखिए ये TGC है, ये TGC निकल गया और ये यहाँ पर GAT आ गया, ये है म्यूटेशन। Some mutations may be minor, but some may be considerable. Example, mutation may cause the genetic disorders like sickle cell anemia. This is everlasting process and it is one of the proof for Darwin's theory of natural selection. ठीक है, next page. First question. What is the function of the appendix of our digestive system? देखिए इंसानों में तो अपेंडिक्स का कोई भी काम नहीं है। इंसानों में अपेंडिक्स जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब जिसका कोई यूज नहीं होता वो। ठीक है। सेकेंड, आर आवर विजडम टीथ टोटली रियली यूजफुल फॉर च्यूइंग द फूड? तो विजडम टीथ यूजफुल नहीं होते हमारे, वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। थर्ड, व्हाई डिड द ह्यूज एनिमल्स लाइक डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट? क्यों एक्सटिंक्ट हो गए, नष्ट क्यों हो गए डायनासोर्स? क्योंकि बदलते क्लाइमेट के अनुसार वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए, अपने आप में बदलाव नहीं कर पाए, क्लाइमेट के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाए, इस कारण वो एक्सटिंक्ट हो गए, नष्ट हो गए, विलुप्त हो गए। फोर्थ, व्हाई आर मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट? यही रीजन है, आजकल पोल्यूशन के कारण वगैरह, ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण बहुत तेजी से क्लाइमेट बदलता जा रहा है, अर्थ का टेम्परेचर भी बदलता जा रहा है, क्लाइमेट भी बदलता जा रहा है। तो इस बदलते क्लाइमेट, तेजी से बदलते क्लाइमेट को जो कई सारे बर्ड्स और एनिमल्स है और इवन प्लांट्स, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे अपने आप को, इस कारण वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। अडेप्ट न करने के कारण वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। Evolution. Evolution is the gradual change occurring in living organisms over a long duration. This is a very slow going process through which development of organisms is achieved. देखिए इवोल्यूशन ये बहुत ही स्लो चेंज होता है, स्लो प्रोसीजर है। हजारों करोड़ों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं इवोल्यूशन के लिए। दो शब्द है देखिए, इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन। हिस्ट्री में आपने रिवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा होगा। रिवोल्यूशन मतलब कम टाइम में बहुत ज्यादा बदलाव आना समाज में या किसी भी। इंडिपेंडेंस रिवोल्यूशन ऑफ 1857 कहते हैं, 1857 की रिवोल्यूशन। तो कम टाइम में बहुत बड़ा बदलाव आना, उसे कहते हैं रिवोल्यूशन। इसके उलट है इवोल्यूशन, मतलब बहुत ज्यादा टाइम में स्लोली, धीरे धीरे कम बदलाव होना, उसे कहते हैं इवोल्यूशन। ठीक है। This is a very slow going process through which development of organisms is achieved. All the stages in changes occurred in various components ranging from stars and planets in space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution. कई बार क्या होता है, डायनासोर्स के समय जैसे हुआ था वैसे, मतलब एक एस्ट्रॉयड आकर टकरा गया था अर्थ पर, उसके कारण आइस एज शुरू हो गया था, अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम हो चुका था कई हजारों वर्षों के लिए। उस बदले हुए वातावरण के साथ डायनासोर्स अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, अडेप्ट नहीं कर पाए, उसके कारण वो नष्ट हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज ए रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की डेफिनेशन है। नए ऑर्गेनिजम्स का बनना, नए स्पीसीज का बनना, अभी जो ऑर्गेनिजम्स है उसके कई जनरेशंस में धीरे धीरे बदलाव होने के बाद उसे कहते हैं इवोल्यूशन। इंटरनेट इज माई फ्रेंड। Collect the information from internet about Big Bang theory related with the formation of stars and planets and present it in your class. Big Bang theory जो है वो एक थ्योरी है जिसमें बताया जाता है कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स की स्टार्टिंग कैसे हुई। तो एक बहुत बड़े विस्फोट के साथ यूनिवर्स बना, ऐसा माना जाता है। तो उससे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। उसके बारे में आप इंटरनेट पर जाकर गूगल पर या विकिपीडिया पर इंफॉर्मेशन डिटेल में पा सकते हैं। अ पीक इनटू हिस्ट्री। मेनी फिलोसोफर्स एंड रिलीजियस स्कॉलर्स हैव रिटन देयर व्यूज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ।
there seems to be a thorough discussion over the formation of universe in various cultures like Indian, Chinese, Roman, Greek etc. कई सारे प्राचीन जो कल्चर्स है, भारतीय कल्चर, चाइनीज कल्चर, रोमन, ग्रीक, इनमें यूनिवर्स हमारा विश्व कैसे बना होगा इसके बारे में कई सारे कल्पनाएं और कई सारे थेरीज डिस्कशंस किए गए हैं. Various cultures have noted different type of information about planets, stars, the Panchamahabhuta, living organisms, etc. in the form of poetry, stories and religious sacred books. पंचमहाभूत, देखिए हमारे भारतीय पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो पंचमहाभूतों से बना हुआ होता है. मतलब कौन से पंचमहाभूत है? तो पृथ्वी मतलब धरती, अग्नि, वायु, पानी, पृथ्वी, धरती, अग्नि, वायु, पानी और वैक्यूम, इन चीजों से बनता है, ऐसे माना गया है हमारे भारतीय शास्त्रों और भारतीय पुराणों में. चलिए आगे बढ़ते हैं. 3.5 billion years ago, life had been non-existence on the earth. 3.5 billion years ago, life had been non-existence non-existent on the earth. पृथ्वी पर 3.5 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ नहीं था, क्योंकि अर्थ जो है वो डेवलपिंग स्टेज पर थी. टेम्परेचर अर्थ का बहुत ज़्यादा था, गर्म थी अर्थ. उसके बाद अर्थ धीरे धीरे ठंडी होती गई, फिर उसके बाद क्रस्ट बना, उसके ऊपर सॉलिड लेयर बना, फिर वाटर आ गए, समुद्र बन गए, तो उसके बाद पानी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने. एट द बिगिनिंग there may have been only simple elements in the ocean on the earth, and simple type of organic and inorganic compounds may have been formed from those. स्टार्टिंग में बहुत ही सिंपल एलिमेंट्स थे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स नहीं बने हुए थे. सिंपल कंपाउंड, पहले तो स्टार्टिंग में एलिमेंट्स ही थी, वो उनके आपस में रिएक्शन होने के बाद फिर कंपाउंड्स बने, मॉलिक्यूल्स बने उनके, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने. कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, बाकियों को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स मे हैव फॉर्म्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दोज सिंपल कंपाउंड्स. फिर उसके बाद अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स वगैरह बने हुए होंगे, ऐसा माना जाता है. फर्स्ट primitive type of cells may have been formed from the mixture of various types of organic and inorganic compounds. कई सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर के बाद प्राइमरी सेल के स्ट्रक्चर्स बने हुए होंगे, ऐसा माना जाता है. नंबर ऑफ दोज सेल्स मे हैव इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स. अभी अपने उनके आसपास जो एनवायरनमेंट होगा, उनके आसपास जो सराउंडिंग होगा, उसके अनुसार उन्होंने खुद में मॉडिफिकेशंस करके वो सेल्स बढ़ती गई होगी. There may have been some differences among those cells, and according to the principle of natural selection, some may have shown good growth and some may have perished, which could not adjust with the surrounding. तो उनमें कुछ बदलाव होते हुए होंगे, और जो बदलाव नेचर के साथ, क्लाइमेट के साथ एडजस्टिंग होंगे, वो सेल्स अच्छी ग्रोथ कर गए होंगे, और जो एडजस्टिंग नहीं होगी, जिनकी बदलाव, वो नष्ट हुए होंगे, ऐसा माना जाता है. एट प्रेजेंट crores of species of plants and animals with huge diversity regarding shape and complexity are present on the earth. हमारे पृथ्वी पर हजारों प्राणी हैं, लाखों प्राणी और वनस्पति पाए जाते हैं, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है आज. Animal diversity ranges from the unicellular amoeba and paramecium to man and giant whale. देखिए एनिमल डाइवर्सिटी भी कुछ कम नहीं है. एक सेल का बना हुआ अमीबा और पैरामेशियम है, वही मल्टी सेलुलर लाखों करोड़ों सेल्स जिनमें है, ऐसे ह्यूमन बींग्स है, जायंट व्हेल है, दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे कहते हैं ब्लू व्हेल, वो भी है. The plant diversity consists of various species ranging from unicellular chlorella to huge banyan tree. देखिए प्लांट्स में भी डाइवर्सिटी बहुत है. एक सेल से बना हुआ क्लोरेला है प्लांट, तो कई सारे बड़े हुए वृक्ष जैसे बनियान ट्री भी है. The life exists on earth everywhere from equator to both the poles. हमारे अर्थ पर बहुत ज़्यादा लाइफ
हर जगह पर फैली हुई है, इक्वेटर पर भी है और साउथ पोल पर भी है, नॉर्थ पोल पर भी है। Organisms are present at all the places like air, water, land, rock, etc. Humans have shown curiosity about origin of life and reasons for such a great diversity in life present on the earth since ancient period. पुरातन काल से इंसानों को इसके बारे में बहुत दिलचस्पी रही है कि ये कैसे बना होगा, अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन कैसा हुआ होगा और इतनी डाइवर्सिटी कहाँ से आई होगी, इसके बारे में इंसानों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी लगी रहती है। Different theories about origin and evolution of life have been proposed till today, of which theory of gradual development of living organisms is accepted. तो कई सारे theories रखी गई बहुत सारे लोगों ने, उसके बाद कई सारे theories को reject किया गया, कई को accept किया गया। उसके बाद जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज जो प्रेजेंट है वो हजारों वर्षों में धीरे 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 डेवलपमेंट होते होते यहाँ तक डेवलप हुए हैं, ऐसा माना जाता है। ये थ्योरी नियरली एक्सेप्टेड है सभी लोगों ने। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म हैज बीन फॉर्म्ड इन ओशियन। देखिए आप सभी तो जानते हैं कि लाइफ जो है उसका ओरिजिन पानी में है, ऐसा माना जाता है। हमारे संस्कृत भाषा में पानी का दूसरा शब्द जीवन है, पानी को जीवन के नाम से भी जाना जाता है संस्कृत में। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उस पुरातन काल में ही जान लिया था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पानी अत्यावश्यक होता है, ठीक है। तो ये माना जाता है कि प्रोटोप्लाज्म जो है फर्स्ट लिविंग मटेरियल वो ओशियन में बना हुआ होगा। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वॉज फॉर्म। उसके बाद थोड़े से सिंपल स्ट्रक्चर वाले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बने हुए होंगे, ऐसा माना जाता है। ग्रेजुअली चेंजेस ऑकर्ड इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वेर फॉर्म। उसके बाद यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के धीरे धीरे टीम वर्क करने के लिए वो मल्टी सेल्युलर हो गए। मल्टी सेल्युलर में कई सारे अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए, सेल्स में वैरायटी आ गई। तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स डेवलप होने लगे। ऑल दोज चेंजेस वेर स्लो एंड ग्रेजुअल। ये चेंजेस होने के लिए हजारों करोड़ों साल लगे। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दीज चेंजेस इज एट मस्ट 300 crore years. Changes and development in living organisms had been all round and multidimensional and these led to evolution of different types of organisms. इससे कई सारे organisms का evolution होते गया धीरे धीरे। Hence this overall process is called as evolution, which is organizational. Progressive development of plants and animals from the ancestors having different structural and functional organization is called इवोल्यूशन। तो इसे कहा जाता है इवोल्यूशन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, तब ताकि जब मैं नए वीडियोस बनाऊं तो आपको तुरंत पता लगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।